हेलो दोस्तों। ये आप लोगों को मैं सेकंड सेमेस्टर मैकेनिकल सिविल इन ब्रांचेज का अप्लाइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट का लास्ट ईयर का पेपर करवा रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास एक पेपर है, लेकिन यही सफिशिएंट है। अगर और पेपर अरेंज हो चुके हैं तो उसके तो वो भी करवा दूंगा। इसमें से देखिए, ये छोटे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ये मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसी में से बाकी सब्जेक्ट निकलेंगे। आपके चार पांच सब्जेक्ट निकलेंगे बेटा। इस सब्जेक्ट को आपने छोड़ना नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अब पहले का है फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ए बॉडी एंड लाइट्स दी सेम प्लेन देन फोर्स इज कॉल्ड। ये बेटा कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स कहलाता है हमारा यहाँ पे। तो कोप्लेनर फोर्स है यहाँ पे, कौन बी दी राइट आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट क्या होता है बेटा? किलोग्राम। तो ए इज द राइट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स ऑफ कपल एंड आर्म ऑफ कपल इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल कहलाता है ये। ठीक है ना, ये मोमेंट ऑफ कपल कहलाता है। थोड़ा टफ पोर्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कंटैक्ट, ये आंसर इसका बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है ना, बी और सी आंसर हो सकता है, ए और सी तो बिल्कुल नहीं है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कंटैक्ट, ये आता है हमारा। और टेंजेंशियल काम करता है हमारा। एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा कहलाता है, बी दी राइट आंसर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। आइडियल मशीन की एफिशिएंसी होती है 100% होती है। और आपको पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बटा में वी आर, वेलोसिटी रेशियो के फार्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट चैप्टर में आप लोगों का पुली वाला चैप्टर है ना, इसको अच्छे से कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट और आसान है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो होगी ना, तो उसको ये बराबर होता है आइडियल मशीन के बराबर। 100% एफिशिएंसी जिसकी मशीन होगी। ठीक है, और आइडियल मशीन कोई होती ही नहीं है। एफिशिएंसी हमेशा कम होती है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही काम करते हैं हमारे। फंडामेंटल यूनिट पूछ रखा है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ कपल इज आल्सो नोन एज, ये कर लेना। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, एंगल और वेलोसिटी ये मैकेनिकल एडवांटेज देखो पूछ रखा है ना। देखो यहां पे मैंने कहा था मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज होता है W बाय एफ, फोर वेट लिफ्टेड बटा में फोर्स अप्लाइड। W बाय एफ इज इक्वल मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर है? इफ आपने मान लीजिए 1000 किलो का वेट उठाया है और 1 किलोग्राम से उठाया है, तो मैकेनिकल एडवांटेज उस प्रकार से निकलेगी। ये लिफ्ट की हम बात करते हैं, मशीनों की बात कर रहे हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, अब ये ध्यान से सुन लेना। ये तो क्वेश्चन हो सकता है अलग अलग रूप में आए, इसको मैं इतना इंफेसाइज नहीं करता, ये बदल जाते हैं क्वेश्चन। कई बार ये पूछ ले, कई बार वो पूछ, लेकिन ये पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, इन ये डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन रिपीट करते ही करते हैं। पहला देखिए, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता ही आता है। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो हमारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है ना, जैसे फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स पुल भी होता है और पुश भी होता है। पुल का मतलब धकेलना और पुल का मतलब खींचना, तो डायरेक्शन होगी ना। पुल का मतलब हम किसी को धकेल रहे हैं, और पुल का मतलब हम खींच रहे हैं, और पुश का मतलब धकेल रहे हैं, तो डायरेक्शन आ गई ना। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, हम स्कूटर की स्पीड है, और स्कूटर कहीं भी जा रहा है, स्पीड स्पीडोमीटर दिखाएगा, तो स्पीड में कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी दोनों का डिफरेंस आता ही आता है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ फोर्स। बेटे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको आपने करना ही करना है। दो फार्मूले हैं, दो हैं, एक तो पैरेललोग्राम लॉ, एक ट्रायंगल्स लॉ। पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल्स लॉ, इसमें से ट्रायंगल्स लॉ ये आपको करना ही करना है। अगर सिलेबस में पैरेललोग्राम लॉ भी दे रखा तो कर लेना। कई बार सिलेबस में कार्ड देते हैं जैसे, तो देख लेना, सिलेबस चेक करना। ये ट्रायंगल्स लॉ ऑफ फोर्स करना है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स, ये भी बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है क्वेश्चन। अब देखिए, डिफरेंस बिटवीन सिंपल लीवर एंड कंपाउंड लीवर, ये लास्ट का जो मशीन वाला चैप्टर है ना आप लोगों का। सिंपल लीवर का मतलब क्या? आपकी चाबी, यार चाबी से आप कोई चीज को खोलते हो। ठीक है ना, सिंपल लीवर किसी चीज के नीचे आपने मान लो कोई चीज लगा करके, जैसे मान लीजिए लीवर लगा करके, मान लीजिए मैं इसको उठा रहा हूं, ये लीवर लगा के उठा रहा हूं ऐसे करके, ये लीवर लगा के उठा रहा हूं मैं। तो लीवर ये है, ये जो मैंने पेन लगा रखा है ये लीवर है, ये सिंपल लीवर है। और कंपाउंड लीवर में क्या चीज होती है? जब 2-3 लीवर को जोड़ देते हैं तो कंपाउंड लीवर बन जाता है हमारा। ठीक है ना, तो लीवर और कंपाउंड लीवर में क्वेश्चन आता ही आता है।
इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर बॉडीज अंडर कोप्लेनर फोर्सेस। इक्विलिब्रियम कंडीशन किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस किसी वस्तु पे लगते हैं और उसका रिजल्टेंट जीरो होता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे मान लीजिए कार को चारों तरफ से आप मिलकर धकेल रहे हो लेकिन कार हिल नहीं रही, तो तुम्हारा जो लगाया हुआ फोर्स है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन का, तो ये कर लेना। फिर देख क्वेश्चन ये सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसमें न्यूमेरिकल भी कई बार आ जाता है। सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये पेन है, ये देखिए पेन मैं उंगली पे रख रहा हूं, देखो बैलेंस करके मैं उंगली पे रख रहा हूं पेन को। अब देखो यहां देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है क्योंकि इधर ढक्कन भी लगा हुआ है। तो अब देखिए अगर सेंट्रोइड की बात करें इस पेन की, तो सेंट्रोइड का मतलब क्या है, यहां से यहां तक की दूरी का बिल्कुल बीच का हिस्सा। तो सेंट्रोइड का मतलब क्या है, यहां बिल्कुल पेन मान लो 10 सेंटीमीटर का तो 5 सेंटीमीटर पे है सेंट्रोइड। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां ज्यादा डिस्टेंस, यहां कम डिस्टेंस है, तो ये यहां पे बैलेंस हो रहा है। तो ये पॉइंट है जहां पे ग्रेविटी बैलेंस करती है, यानी कि इधर का मास और इधर का मास बराबर है, तो वहां इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। ये देखिए, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हो पक्का नहीं है। सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है ये पक्का नहीं है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वस्तु के सेंटर में हो या बीच में हो ये भी पक्का नहीं है, वस्तु के बाहर भी हो सकती है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर ये क्वेश्चन करना ही करना है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है जब कोई वस्तु किसी और पे रख करके हम उसको खींचते हैं, तो जो फोर्स उसके मोशन को रोकता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमारा लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी कर लेना बेटा, वो भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कौन ऑफ फ्रिक्शन में भी क्वेश्चन देखो आया, देखो मैंने अभी याद ही करा ना, मैंने देखा ही नहीं। डिफाइन कोन ऑफ फ्रिक्शन। कोन ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है, ये वस्तु रखी हुई है, ये हमने लगाया, ये लगाया फोर्स, तो ये फ्रिक्शन और इसके बीच में जो ये बनेगा ना, ये कोन बनेगा, इसको बोलते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। तो एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है बेटा, ये कर लेना। स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहेंगे कि हमने फोर्स लगाया लेकिन वस्तु हिली नहीं, तो जितना फोर्स लगा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना बढ़ता जा रहा है। तो जब तक वस्तु हिलती नहीं है, वो फ्रिक्शन जो वस्तु के हिलने से पहले तक काम करता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, जब वस्तु मूव करने लगती है, कार को आपने धकेला और कार सरकने लगी, अब जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उसको बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है ना, ये चीज देख लिया आप। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्वेश्चन आएगा। कौन ऑफ फ्रिक्शन पे भी क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ये मोशन के 3 नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है सेकंड नियम, क्योंकि इसी में से दोनों नियम निकल आते हैं बेटे। क्लियर है, तो सेकंड लॉ इज द मोस्ट लॉ, इसको बोलते हैं असली तो मोशन का नियम यही है, इसको करना है। फिर देखिए, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सेबल मशीन एंड सेल्फ लॉकिंग मशीन। रिवर्सेबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन किसे कहेंगे, जब मशीन की एफिशिएंसी 50% से कम होती है तो उसको कहेंगे सेल्फ लॉकिंग मशीन, और जिसकी एफिशिएंसी 50% से ज्यादा है उसको बोलते हैं रिवर्सेबल मशीन। क्लियर है, तो मशीन वाला चैप्टर बेटा ये कर लेना, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो। ये लास्ट का चैप्टर जो ना पुली वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो रिवर्सेबल और सेल्फ लॉकिंग मशीन का डिफरेंस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। अब देखिए, डिटरमाइन एनालिटिकल डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत आसान है, ये देखो बहुत आसान है, इसको अगर आप किताब में से भी करोगे ना तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। ये 10 मिनट 5 मिनट का न्यूमेरिकल है। 20 न्यूटन ईस्ट में लगा हुआ है, 300 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है, 250 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट में लगा है, 200 न्यूटन हमारा लगा हुआ है वेस्ट में। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका न्यूमेरिकल सोल्व करा सकता हूं, ऐसा ही न्यूमेरिकल किताब में दे रखा है बिल्कुल। इसको रिजोल्व करना है, ओरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। कोस थीटा और साइन थीटा का गेम है सारा का सारा। कोस थीटा साइन थीटा में ओरिजेंटल कंपोनेंट आपस में जुड़ जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट आपस में जुड़ जाएंगे, रिजल्टेंट निकलेगा अंडर रूट ऑफ ओरिजेंटल का स्क्वायर प्लस में वर्टिकल स्क्वायर, और एंगल निकलेगा tan थीटा v/h। तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, करना है। फिर है सेंटर्ड ऑफ टी सेक्शन, 10/10/2 का है, टी सेक्शन दे रखा है बच्चों। इस टी सेक्शन, ये टी सेक्शन का न्यूमेरिकल है, ये 10/10 का दे रखा है बच्चों, ये रहा
ये टी सेक्शन जो दे रखा है ना, इसका सेंट्रोइड निकालना है। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2 है इसकी मोटाई, 2 है मोटाई, और यहां से 10, ये 10 बाय 10 का दे रखा है हमारा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल किताब में दे भी रखा है, इसको कर लेना। अगर आप कहोगे तो न्यूमेरिकल करवा भी सकता हूं आपको मैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। ये तो बच्चों छोड़ना ही नहीं है, ये हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिस्टम ऑफ पुली पे 2-3 सिस्टम है, इन 2-3 सिस्टम में डायग्राम, पुली लगा के भार को उठाते हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पुली। तो इसमें सेकंड सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम और थर्ड सिस्टम, ये 3 अलग अलग सिस्टम है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी एक सिस्टम पूछ लेता है। तो बच्चों ये तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है और आप कर सकते हो, ठीक है ना। इनको अच्छे से कर लेना। ये जो पेपर मैंने आपको बता दिया, ये काफी हद तक इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। यही क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से करने चाहिए, ठीक है। और एक पेपर और सोल्व कर लेना, अगर मेरे को अरेंज हो सका तो मैं वो पेपर अरेंज करके भी आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है ना। अभी मेरे को एक ही पेपर मिल पाया था तो उस पर मैंने वीडियो बना के दे दी। अगर आप लोग मुझसे पहले जुड़े होते तो मैं आप लोगों को जूम पे क्लास भी लेके पढ़ा सकता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आप लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, और तुम्हारा बेस सब्जेक्ट है। रट्टे मत मारो, चीजों को समझो। इंजीनियर जो है चीजों को समझते हैं, तभी तो समस्याओं का समाधान निकालते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो ये पेपर मैंने आपको दिखा दिया, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक पेपर अगर आपने और सोल्व कर लिया ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन भी कर लिए ना, ये जो मैंने बता दिए, यही क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है जो आपके पेपर में अक्सर आते ही आते हैं। लास्ट का चैप्टर अच्छे से कर लेना, पुली वाला जो चैप्टर है ना। अब आप पूछते हो, बोला जी हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो देखो यार, अंग्रेजी में जो पेपर हिंदी में दे रखा है, और एक बात और बता रहा हूं आपको मैं, इंग्लिश में दे रखा है। कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप लोगों को तो हिंदी में पढ़ लो भाई। कई बार हिंदी में पढ़ने से भी समझ में आ जाता है। जैसे कई बार कोई क्वेश्चन का जवाब लिख रखा है आपने, हिंदी में लिख रखा है, तो हिंदी में भी पढ़ के आप समझ सकते हो, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाता है। तो जल्दबाजी ना करा करो, इसको भी देख लिया करो कई बार, ठीक है ना। इससे भी आपको आइडिया मिल जाता है। और पेपर दोनों भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं। जब पेपर हमारा 2 भाषा में दे रखा है तो दोनों भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करो आप इंग्लिश में लिखने की, क्योंकि इंग्लिश में ही हमारा जो आसानी से लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में आसान पड़ता है। आपको शुरू में हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन बेटा ना लिखने से कुछ लिखना बेहतर। आप लिख आओ, हिंदी में लिख आओ, कोई दिक्कत नहीं, लिख के आओ। और डायग्राम जरूर बनाने हैं इसमें। जो भी क्वेश्चन अगर आएगा तो ये डायग्रामों का क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम बनाने ही बनाने हैं। इंजीनियरिंग डायग्राम का ही गेम है सारा का सारा। तो एक क्वेश्चन में जिसमें भी डायग्राम आपके हैं, डायग्राम बनाना है, डायग्राम के पूरे नंबर होते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये आपने अच्छे से लिख के आना है। और आपको मैंने बार बार बताया है, डायग्राम बनाओगे काले रंग के पेन से, स्केल इस्तेमाल करके साफ साफ हेडिंग लिखोगे काले रंग के पेन से, और पेपर करोगे नीले रंग के पेन से सोल्व। 3 चीजें लेके जानी है, काले रंग का पेन, नीले रंग का पेन और एक छोटी स्केल। डायग्राम बनाने हैं आपने स्केल इस्तेमाल करके काले रंग के पेन से, साफ साफ खुला खुला लिखना है। मेन पॉइंट बना बना के लिखने हैं, हेडिंग काले रंग के पेन से लिखना है। समय बहुत होता है, 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, साफ साफ बिल्कुल। फिर वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको कम अच्छे से आते हैं। लास्ट में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते ही नहीं। आप उसके बारे में क्वेश्चन नंबर लिख के अपने विचार तो लिख सकते हो, अपने विचार हिंदी इंग्लिश में जो भी आपको समझ में आए उस सब्जेक्ट के बारे में, जैसा भी आपको समझ में आए, दिमाग में कुछ तो आइडिया आएगा ना, वो लिख के आना है। 60 का 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आना आप लोगों ने। तो इस स्ट्रेटेजी पे चलना है और कूल रह करके काम करना है, पैनिक नहीं होना, ठीक है। तो जो जो मैंने बताए हैं उनको अच्छे से कर लेना। और फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको वॉइस मैसेज करके भी पर्सनली भेज सकता हूं। तो ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कर लेना, जो भी आपके ब्रांच के बच्चे हैं और कॉलेज के बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर लेना। और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे, देखो मैं प्रयास कर रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि डिप्लोमा समझ में नहीं आ रहा। अभी कल मेरे को बच्चे मिले थे, बोला जी आपने अब मैथ पढ़ाया आपने और हमारा पेपर बहुत अच्छा होगा, नहीं तो हम डिप्लोमा छोड़ने ही सोच रहे थे, हमारे से पेपर हो ही नहीं रहे थे क्लियर। तो वही मैं आपको आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि बच्चों हौसला बनाए रखो, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मेहनत करते रहो, लगे रहो, पेपर जरूर अच्छे नंबरों से क्लियर होंगे। बहुत सारे बच्चों के क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। लिख लिख के अभ्यास करना है, लगे रहिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9466460178। कोई भी आपने हेल्प चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। जरूर पड़ने में कॉल बैक कर सकता हूँ, नहीं वॉइस मैसेज करके आपको हेल्प कर सकता हूँ, वीडियो कॉल करके भी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है ना। हम आपस में कम्युनिकेशन का जरिया रहेगा। और मैंने एक ग्रुप बना रखा है, सेकंड का, फोर्थ का, सिक्स का। तो सारे बच्चे अपना नाम
ब्रांच का नाम और सेमेस्टर, ताकि मैं उसी ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दूं। बेटा छोड़ तो कभी देना ग्रुप यार, ग्रुप कभी भी छोड़ देना, आपकी कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो रही, कोई तरह की समस्या नहीं होगी। मैं तो ये कि मेरे को अगर आपकी वीडियो, जैसे ये वीडियो है अप्लाइड मैकेनिक्स की है, तो सिविल मैकेनिकल के बच्चों को चाहिए, बाकी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को नहीं चाहिए, तो मैं बेटर लीव उनको भेज दूं ताकि उनको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं अलग अलग ब्रांच वाइज आपका बना रहा हूं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लोग मेरे पे व्हाट्सअप करके अपना फोन नंबर, सॉरी व्हाट्सअप करके फोन नंबर नहीं, नाम, ब्रांच, सेमेस्टर और कॉलेज का नाम, ताकि मेरे को, मैं उसी ग्रुप में शामिल कर दूंगा। और फिर आपको सारी वीडियो जो भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर जूम पे क्लास लेनी है, हम आपस में विचार करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं कर सकता हूं, इससे आपको फायदा मिलेगा। अगर आप होते ना पहले मेरे टच में होते, तो मैं आपको जूम पे पढ़ा देता सारा सब्जेक्ट यार, बहुत अच्छे से, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पढ़ा देता आपको, टॉपिक एक चीज समझ में आ जाती है। और आप देखिए ना, एक बंदा पूरे ब्रांच के सारे चैप्टर पढ़ा रहा है, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आपका फायदा हो जाता है। फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर के सभी ब्रांच के सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ड्राइंग, जो भी आप पढ़ो, केमिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कोई भी ब्रांच, ठीक है ना, सारी ब्रांच के सारे सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। तो आप लोग नियत करके पढ़ाई करते रहें, लिख लिख के अभ्यास करते रहें, ठीक है ना। और डायग्राम साफ साफ बनाने हैं, जो तरीका मैंने बताया, ट्रिक का काम है, वो ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए आप लोग, ठीक है ना। और नकल नहीं करेंगे, ये पक्का मुझसे वादा करो, अपने दम पे पेपर क्लियर करेंगे भाई। बस मैं एक ही वादा आपसे चाहता हूं, नकल नहीं करनी, ईमानदारी से अपना काम करो। अगली बार फिर तैयारी कर लेंगे, क्या बड़ी बात होगी, चीजें सीख के करेंगे हम लोग। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा हूं, मैं आपको सिखाऊंगा, चीजों को समझेंगे, सीखेंगे, अपने दम पे नंबर लेंगे, ताकि कॉन्फिडेंटली कह सके नंबर मैंने अपने दम पे लिए हैं। मैं बब्बर शेर बना रहा हूँ, शेरनियां बना रहा हूं अपने बच्चों को। लड़का हो लड़की हो, मेरे लिए सब समान है बच्चे। इंजीनियर इंजीनियर होता है, इंजीनियर का कोई लड़का नहीं होता, कोई लड़की नहीं होती, इंजीनियर इंजीनियर होता है। और मैं आप लोगों को ताकतवर, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आए। आप जब इंटरव्यू में कोई पूछे तो कटाकट जवाब दो उसको, बोला हाँ जी ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ऐसी होती है, ताकि इंटरव्यू करने वाला आपको सिलेक्ट करे। पूछे, बोले जी हाँ बताओ कितने पैसे लोगे अब आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के। तो मैं ऐसा चाहता हूं, तो नियत से काम करो, शॉर्टकट मत मारो, चीजों को समझो, मेहनत करो, जी लगा के तैयारी करो, मैं आपके साथ हूं, हम सब कामयाब होंगे। ऑल दी बेस्ट। कमेंट करके बताना आपको कुछ फायदा मिला है कि नहीं मिला है। कोई गलती हो तो माफ करना, कई बार मैं वीडियो बनाते समय हो सकता है मुंह से कोई बात निकल जाए, मेरी भावना कोई गलत नहीं है, मेरा पर्पज है आप लोगों का हौसला बढ़ाना, ठीक है। सारे बच्चे मिल करके तैयारी करो, जी लगा के तैयारी करो, डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। ओके, ऑल दी बेस्ट फॉर अप्लाइड मैकेनिक्स। अच्छे से तैयारी करना, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों का ये, ठीक है। कोई कमी रहेगी फिर देख लेंगे हम लोग। ऑल दी बेस्ट बच्चों।